हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो जैसे कि आपके सामने दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकम टैक्स का आज मैंने एग्ज़ाम पेपर आपके सामने रख दिया है। यानी अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहे गए थे पहले ही उनको आपने कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ में करेंगे रिवीजन दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है दोस्तों कि अगर आपने कोई नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है कि रेजिडेंशियल स्टेटस का ये क्वेश्चन है। वेदर रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको इंसिडेंस पूछ लिया जाए, चाहे आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले बता दिए हैं कौन कौन से हैं, वो आपके सामने आ गए थे। तो उसमें से अगर आपने चाहे डिटर्मिनेशन है, चाहे स्कोप है, चाहे इंसिडेंस है, तीनों में यही क्वेश्चन आप लिख सकते हो। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जल्दी से ही। तो दोस्तों अब आपके सामने है कि रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आ जाता है तो टेम्पटेशन कैसे करें। तो ये आप फ्लो चार्ट भी देख सकते हो। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सेक्शन 6 मैटर कर दिया। पहली बात तो ये कि सेक्शंस आपने लिखने ही लिखने हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने इसे डिफाइन करना है तो ये देखो, फ्लो चार्ट विल बी कवर द होल पेज। मतलब क्लैरिटी से होल पेज कवर कर रहा है, ये नहीं कि आपने कुछ खाली छोड़ा है। तो हर चीज़ को आपने डिफाइन करना है। जैसे कि OR NOR लिखा है तो क्या लिखा है उसे भी आपने लिख दिया ताकि वो चीज़ एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ जाए। तो इंट्रोडक्शन दे दी, साथ में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे दिया स्टार्टिंग में ही कि आपने बता दिया कि आपको कितना आता है। अब दोस्तों आगे आपके सामने ये देखो, मेन क्वेश्चन क्या था सेक्शन 6 में, रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन कैसे करना है। तो इंडिविजुअल का केस मैंने बता दिया कि उसमें बेसिक कंडीशंस ये रही। उसके बाद आपको नोट बता दिया कि इन दोनों में से एक कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये कंडीशन क्या थी, बेसिक 182 डेज आपको रेलिवेंट PY में चाहिए, जबकि दो कंडीशन छोटी सी हैं जिसमें आपको एक साल में 60 डेज और पिछले 4 सालों का मिलाकर 365 डेज होने जरूरी हैं। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शंस वाला केस जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसके अलावा, यानी जिनको आपने ये कंडीशंस नहीं मानने देनी या जिनको ये कंडीशंस लागू नहीं होती, वो कौन कौन से पर्सन हैं ये आपने लिख दिया यहाँ पे। यानी देखो, मेन चीज़ मैटर क्या कर रही है कि नोट अलग से नज़र आ रहा है, कंडीशंस अलग से नज़र आ रही हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो भी आपको क्लैरिटी से समझ आ गए हैं। इसके अलावा अगर आपने बताना है कि कुछ और भी कंडीशंस हैं वो आपने यहाँ पे बता दी हैं। तो हर चीज़ को डिफाइन कर दिया है मैंने। और साथ में एडिशनल कंडीशंस क्या थी, 730 डेज लास्ट 7 PY में, और आपका 2 टाइम्स रेजिडेंट होना ज़रूरी है पिछले 10 सालों में अगर आपने रेजिडेंट बनना है। नोट ये रहा कि एक असेसी रेजिडेंट मोर देन 1 कंट्री में बन सकता है, लेकिन वो सिटीजन ओनली 1 कंट्री का ही बन सकता है। अब ये इंडिविजुअल का कवर करने के बाद मैंने HUF का लिख दिया और साथ में लिख दिया ये देखो C&M। अब ये C&M हमें तो पता है क्या है, एग्जामिनर को नहीं पता, तो मैंने उसे स्पेसिफाई कर भी दिया और साथ में एक प्रेजेंटेड वे में लिख दिया कि ये लो, हर चीज़ को अच्छे से लिखने का ढंग भी हमें आता है और क्या इसके अंदर आना है वो भी हमने क्लैरिटी से लिख दिया कि अगर इंडिया में हुआ तो रेजिडेंट है, नहीं हुआ तो नॉन रेजिडेंट है। क्लैरिटी हो गई यहाँ पर भी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि कर्ता के बेस पे भी हमने ROR और NOR की बेस पे चलना है। अगर कर्ता ROR है तो आपकी HUF भी ROR है, कर्ता NOR है कि आप तो आपकी HUF भी क्या है, NOR मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। AOP और BOI का भी सेम C&M के ऊपर बेस करता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने दोनों चीज़ों को बड़ी क्लैरिटी से बॉक्स में क्लियर कर दिया कि हाँ जी ये दोनों का भी हो गया। इसके बाद दोस्तों अब कंपनी के बीच में आते हैं। तो कंपनी में आपने यहाँ पे दो कंडीशन तो लिख दी, साथ में आपने लिख दिया था यहाँ पे पॉइंट। आपको पता है इसकी क्लैरिटी हुई पड़ी है आपको। तो ये एक क्या होती है, प्लेस होती है जहाँ पे की डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आपने इसे एक अच्छे वे में लिख दिया कि उसको एग्जामिनर को समझ आ जाए कि ये पॉइंट क्या है। बेशक उसे पता भी है, पर आपने अपनी कैपेबिलिटी को बताना है कि आप कितने अच्छे से उसे प्रेजेंट कर सकते हो। और पोइम अगर इंडिया में हुआ रेजिडेंट होगा, आउटसाइड हुआ तो नॉन रेजिडेंट होगा। और साथ में एक नोट दे दिया, नोट जितने दे सकते हो उतने दे दो, उससे आपका ही क्या है, फ़ायदा है, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि आपने किस तरीके से पेज भरने हैं और दूसरा एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि उसने क्या चीज़ें चेक करनी है। 5 हो गया। सेक्शन 6 कहता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो ये जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है वो मैंने अगले पेज पे डिफाइन कर दिया। जैसे कि टोटल इनकम और टोटल इनकम में इंडियन और फॉरेन, इंडियन का लिख दिया और फॉरेन का लिख दिया, दोनों को डिफाइन कर दिया अच्छे तरीके से। दोनों की टैक्सेबिलिटी क्या है ये देखिए। अगर सिंपल केस में ले लूँ इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, इंडिविजुअल और HUF के केस में, तो क्या कंडीशन है ये देखो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़। ये जो 2 स्टार डाले हैं ना, इन 2 स्टार का मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैं बात करूं, ये 2 स्टार जो मैंने डाले हैं, तो ये 2 स्टार का मतलब ये रहा,
ये 2 स्टार को मैंने आगे डिफाइन किया है कि ये 2 कंडीशन के कारण हमने उनमें टैक्सेबिलिटी करनी है। वो कंडीशंस कौन सी हैं, ये रही कि बिजनेस सेटअप होना चाहिए इंडिया में और प्रोफेशन सेटअप होना चाहिए इंडिया में। और जो ये चार्ट्स आपने डिपेंड किए हैं, यानी ये चार्ट्स आपने बनाए हैं, टेबल आपने बनाए हैं, उनको आपने डिफाइन कर दिया ताकि एग्जामिनर को और क्लैरिटी हो जाए कि आपने कैसे लिखा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको क्लैरिटी समझ आ गया होगा रेजिडेंशियल स्टेटस का, साथ में आपको थोड़ा बहुत मैंने बेसिक समझा दिया क्लैरिटी से ही। अब हम बात करते हैं आगे, इसका मेन क्वेश्चन आता है हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी का मेंशन है यहाँ पे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और हाउ इट इज टू बी कंप्यूटेड। अब कंप्यूटेड के केस में दोस्तों कैसे करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले तो ये प्रेजेंटेशन देख लो, मैंने सेक्शन भी मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैंने हर चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया है कि ये देखो, अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता तो आप अपनी तरीके से जितनी अच्छे से कर सकते हो उतना आप अच्छे से कीजिए। ये प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है, अदरवाइज कुछ ही नहीं। उसके बाद आते हैं आपको कैलकुलेशन, ये जो मेन चीज़ है यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है और हर चीज़ का आपने एक पेज इंट्रोडक्शन यानी मीनिंग या डेफिनेशन का देना ही देना है। जैसे कि अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में है क्या, वो मैंने एक पेज में कवर कर दिया और मेन जो क्वेश्चन है वो मैंने दूसरे पेज में स्टार्ट किया है कि फॉर्मेट क्या है वो लिख दिया। फिर कंप्यूटेशन कैसे करते हैं जीएवी की, यानी 23 सेक्शन जहाँ साथ में मेंशन भी कर दिया, उसके स्टेप्स दे दिए। अब दोस्तों इसमें मेन चीज़ क्या है, देखो स्टेप्स जो मैंने दिए थे उसे अच्छे तरीके से आगे मैंने डिफाइन कर दिया कि ये देख सकते हो आप कि इसमें अगर ये केस हुए, ये केस हुआ या इसमें ये फॉर्मूला लगना है, ये बताया है। एआर का फॉर्मूला बता दिया कि एआर अगर आपका अनरिलाइज रेंट हुआ तो उसे बीच में से माइनस कर देना है, जिसका मतलब मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि इट मीन्स जो जिन पीरियड में आपको अभी तक रेंट नहीं मिला है। वैकेंसी का केस हुआ तो जीएवी एआर माना जाएगा, अगर कोई अदर रीज़न हुआ तो उसमें ईआर माना जाएगा। अदर केसेस मीन्स अगर आपकी एसओपी यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें नील मानी जाएंगी। इसके अलावा डीम्ड एलओपी आता है, सिंगल हाउस आता है और इसके बाद आपको म्यूनसिपल टैक्सेस शुरू हो जाते हैं। तो जो मैंने फॉर्मेट बनाया था वही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे दोस्तों। तो जितना भी मैंने फॉर्मेट बनाया था उसे अच्छे तरीके से मैंने 2 पेजेस में एक्सप्लेन कर दिया ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी हो जाए कि असल में हाउस प्रॉपर्टी है क्या। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं डिडक्शंस की। तो अब आपको कंपटीशन आया था तो डिडक्शंस भी प्ले रोल करती हैं, उसमें फॉर्मेट में हमने पढ़ा था। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है कि 24A और 24B में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ए में आपने फ्लैट डिडक्शंस के बारे में बता दिया अच्छे तरीके से प्रेजेंटेड वे में, और उसके बाद बोरोड कैपिटल यानी लोन के ऊपर कितनी मिलती है, तो ये फॉर्मूला लगेगा करंट ईयर प्लस प्रीवियर पीरियड। तो ऑलरेडी गिवन, ये तो ऑलरेडी होगा गिवन, ये देखो मैंने मेंशन कर दिया, एग्जामिनर को भी बता दिया कि वैसे आता ही है ज़्यादातर। उसके बाद प्रीवियर पीरियड नीड टू बी कैलकुलेट, जिसमें मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए कि क्या करना है। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है, अगर आपने अच्छे से नंबर लेने हैं तो वो ये है कि आपने इसका एक न्यूमेरिकल भी तैयार करना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने नोट्स में से ही न्यूमेरिकल उठाया है, उसमें कुछ एडिशन की हैं और सारा का सारा करने के बाद मैंने उसे हाउस प्रॉपर्टी के आंसर में बदल दिया। जैसे मैंने जीएवी निकालना था वो सारे स्टेप्स बताए हैं उसे कि मैंने पीछे जो बताया उसी तरीके से मैंने कैसे सॉल्व किया है। इसके अलावा मैंने जो डिडक्शंस बताई हैं उसे कैसे सॉल्व किया है। ये देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने अच्छे तरीके से जिस स्टेप, ये देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप से पीछे 6 स्टेप्स के थ्रू मैंने उसे बताया है कि कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है दोस्तों अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं। तो अब दोस्तों आगे इसके बाद सेक्शन सी में आपको तीसरा मेन क्वेश्चन क्या था, कैपिटल एसेट यानी कैपिटल गेन का। तो ये पूरी इंट्रोडक्शन का आपका पार्ट हो गया, जिसमें मैंने कैपिटल एसेट कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कौन सी शॉर्ट टर्म है, कौन सी लॉन्ग टर्म है, उसे डिफाइन किया। इसके साथ इसका मेन क्वेश्चन था एग्जाम्पशन का, जो भी हमने मेंशन अभी करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बताना है कुछ अदर केसेस भी आते थे जिसमें 24 मंथ के बाद LTCG आ जाती हैं और 12 मंथ के बाद आपका LTCA बन जाता है। तो वो एसेट्स कौन कौन सी हैं, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग 2 सालों के बाद ही आपका क्या बन जाती हैं, लॉन्ग टर्म, और लिस्टेड शेयर 1 साल के बाद ही, और यूनिट्स ऑफ यूटीआई या जीरो कूपन बॉन्ड भी 1 साल के बाद आपके लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे अंडर सेक्शन 10 पूछा तो नहीं था, लेकिन एग्जामिशंस अब पेज बचा हुआ था, मैंने सोचा कि 54 का न्यू पेज से स्टार्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, पेज भरने के लिए उसे भी साथ में लिख दिया ताकि एग्जामिनर भी अच्छे से सब आपको खुश होकर नंबर दे दे और आपकी नॉलेज भी देख ले। अगर आपको आती हैं, नहीं आती तो आप कोई और चीज़ भी भर सकते हो इसके अंदर। तो क्या है एग्जामिशन 10, ये आप देख सकते हो, साथ में आपको मैंने सेक्शन हर चीज़ के लिखे हुए हैं, ये भी आपको पता चल रहा है। सेक्शन 54 अब एग्जाम्पशन शुरू हो जाती हैं। तो देखो स्टार्टिंग करने से पहले मैंने उसे बता दिया कि मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि एक रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए अगर आपने 54 में लेनी है। मतलब अगर आपको 54 पढ़ना है
यानी अगर आपने 54 में लेनी है एग्जाम्शन तो पहला मेन पॉइंट ये होना चाहिए, ये मैंने एग्जामिनर को भी मेंशन कर दिया कि मुझे इसके बारे में कितनी नॉलेज है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने एक प्रेजेंटेड वे में टेबल के थ्रू आपको हर चीज़ बताई है कि एसेट कौन से ट्रांसफ़र करनी है, अदर कंडीशन कौन कौन सी हैं, क्वालिफाइंग एसेट क्या होनी चाहिए, टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए और एग्जाम्शन अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन कौन सी होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये भी। इसके बाद ऐसे ही मैंने इसके बाद आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है 54B, D और उसके बाद EC। ये आपको एक अगर याद हो तो मेरे नोट्स में आपको एक ही पेज के अंदर सारा चार्ट मिल गया था। अब उस चार्ट को मैंने 6 पेजेस में कैसे कन्वर्ट किया है तो आप देख सकते हो। ज़्यादातर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपको फिर 5-6 पेजेस भरने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको मुश्किल आती है। तो आज मैंने वो भी आपकी जो कमजोरी थी यानी आपकी मुश्किल थी वो भी दूर कर दी है। तो आप देख सकते हो 54B, D, EC को भी मैंने एक पेज पे कैसे डिफाइन किया है। और इसके साथ साथ दोस्तों 54EE और सबसे ज़रूरी जो था 54F, वो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर को भी बता दिया कि मुझे भी पता है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको भी लगा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छे से नंबर भी मिल गए हैं। और आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि एलिजिबल एसएससी, एसेट ट्रांसफ़र, अदर कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, क्या इसमें फॉर्मूला लगता है, कैसे आपने असल में कैपिटल गेन निकालना है, सब कुछ डिफाइन किया। तो इसी तरीके से आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम यानी डिडक्शंस चैप्टर के ऊपर। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं समझाना क्योंकि आपको ये ऑलरेडी कल अभी मैंने वीडियो डाली है, तो उसमें बताया गया है कि कैसे आपने डिडक्शंस रिवाइज करनी है। बस इसे अटैम्प्ट करने का तरीका देख सकते हो कि सब चीज़ें इसमें आएंगी, दोनों का मिलाकर क्या बना ग्रॉस टोटल इनकम, बीच में से डिडक्शन माइनस की तो टोटल इनकम नोट लिख दिया साथ में कि आप इतनी चीज़ें तो याद रख ही रहे हो, तो ये भी रख लो याद। इसके बाद आपको मैंने बताया कि क्या क्या डिडक्शंस होती हैं, क्या क्या मिलती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन स्टार्ट कर दी 80C में। अब 80C में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो लिख दी। LIC प्रीमियम का मेन पॉइंट क्या था वो लिख दिया। एलिजिबल एसएससी कौन होता है वो लिख दिया। और लोअर ऑफ डिडक्शन मिलेगी इतना लिख दिया आपको। अब ये जो लोअर ऑफ डिडक्शन है वो भी आपको मेंशन कर दी। 80C भी क्या होता है वो मेंशन कर दिया। ग्रॉस टोटल इनकम का मेंशन कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया था, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस टोटल इनकम एंड व्हाट आर द वेरियस एग्जेम्पशंस डिडक्टेड यानी गिवन बाय एसएससी इन इनकम टैक्स, यानी कौन कौन सी एग्जेम्पशंस मिलती हैं ये आपको बताना था। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास पहले ही आपको बता दिए गए थे। इसके बाद आपको जैसे जैसे मैंने बताया, देखो CC, CCD, उसके बाद EE, D, ये कैसे रिवाइज करने हैं इसकी रिवीजन वीडियो मैंने कल ही डाली है, यानी लास्ट वीडियो डाली है। अगर नहीं मिलती लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी और साथ में आपको मेरे चैनल प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा ये काम। अब अगर आपको दोस्तों इससे ज़्यादा कोई प्रेजेंटेड वे में अच्छे तरीके से लिखना आता है तो लिख देना, नहीं आता तो ये आपको मैंने हिंट्स दे दिए हैं कि कैसे आपने हर चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन किया है, ये देख सकते हो। और आपने करना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि ये देखो अमेंडमेंट आई थी तो मैंने मेंशन किया है अमेंडमेंट कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, क्या डिडक्शन मिलनी है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी हैं। अदर डिडक्शन मैंने एक पेज भरना था वो मैंने एक्स्ट्रा में भर दिया है। अगर आपने करना है कर सकते हो, नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों एक पेपर मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जिसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए। अब दूसरा जो मेरा एग्जाम पेपर मैंने आपको दिखाना है वो है आपका रिलेटेड टू, अगर आपको याद हो तो बेसिक रूल है जो जनरल रूल चलता है आजकल, आपको क्वेश्चन बताया है 5th मैंने पीछे, तो वही क्वेश्चन है ये वाला कि इनकम टैक्स के बारे में लिखना है कि जनरल रूल कौन सा है और आप सेम PY के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बेस पे देखो मैंने पूरा पेज भर दिया और कैसे भरा है ये भी आपके सामने है। आपको ये बस क्या चाहिए, मीनिंग पता है, डायरेक्ट टैक्स पता है, इनडायरेक्ट टैक्स पता है। इसके अलावा दोस्तों मेन जो क्वेश्चन था वो था आपका केसेस वाला। तो इसमें मैंने जो जो मेन चीज़ें थी आपको ये मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर नोट्स, उसकी चिंता मत कीजिए। जैसे मैंने इसमें CBDT रूल भी बता दिया क्या था, उसमें ही आपको जनरल रूल बताया गया था वो भी आपको मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे लिख भी दिया कि कई सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपका सेम PY के अंदर इनकम को टैक्सेबल माना जाता है। तो जैसे मैंने आपको रिवाइज़ करवाया वो भी मैंने लिख दिया तरीका। आपके अपने तरीके हैं, कोई एग्जामिनर इसे रोकने वाला नहीं है अगर आप इसे अच्छे से मेंशन करते हो। और मेन केसेस क्या थे वो आपको बता दिया यहाँ पे कि देखिए ये मेन केसेस हैं। और फ्लो चार्ट भी इस तरीके से बनाया है कि पूरा पेज भी फिल हो गया है और साथ में आपको सेक्शन भी मेंशन कर दिए गए हैं और साथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्लो चार्ट भी अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, ये आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे तीसरा पेज भी मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद देखो मैंने केसेस को अच्छे से डिफाइन कर दिया, ये आप देख सकते हो।
ये आपको कैसे समझाए गए हैं, आपको पहली वीडियो में समझा दिया गए थे क्या थे। और पार्ट वन आप देख सकते हो, ऊपर आपको आई पॉइंट में भी दे दिया जाएगा और साथ में आपको बता भी दिया जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो अब ये क्लैरिटी आपको नज़र आ रही है कि आपने हर पेज को कैसे भरना है और डिटेल भी देनी है। ये नहीं फालतू का बस पेज भरना है, डिटेल आपके सामने है। ये देखो मैंने पूरे पेज में डिटेल दी है इसमें, ताकि एग्जामिनर को लगे ना कि मैंने सिर्फ पेज भरे हैं। तो ये देखिए डिटेल मैंने दी है और इसी तरीके से मुझे अच्छे नंबर मिल गए हैं और आपको भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद आते हैं मीनिंग ऑफ अ सैलरी। अब पहला क्वेश्चन डन हो गया, दूसरा आता है मीनिंग ऑफ अ सैलरी, यानी सैलरी के बीच में हाउ टू बी कंप्यूटेड द सैलरी। तो जैसे सैलरी यानी जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी का किया था वैसे ही सैलरी का है। पहले मीनिंग है, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परचेस, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारी चीज़ों को आपने बीच में बताना है। लेकिन एक तो तरीका ये हो गया कि आपने सभी को एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ब्रीफ में कैसे करें, लेकिन अब आपका क्वेश्चन क्या था, हाउ टू बी कंप्यूटेड। तो आपने क्या करना है, ये दीजिए हाउ टू बी कंप्यूटेड से पहले सैलरी का इनकम टैक्स के अंदर मीनिंग दे दिया और आपको बता दिया गया कि ये देखो ये आपके सामने फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट आपको पता है कैसे बनाना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है आपने नोट्स के अंदर। आपको इसका डायरेक्ट लिंक भी टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। ये फॉर्मेट आपको सैलरी का है। अगर आपने इस सैलरी के फॉर्मेट को अच्छे से डिफाइन कर दिया, जैसे कि मैंने हर चीज़ को अच्छे से साथ में लिखा है कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी एग्जाम्पशन के साथ मिलनी है और क्या क्या डिडक्शंस मिलनी है, और उसके बाद इन पॉइंट्स को साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, आपके ही लिए ही हेल्पफुल हैं। आपने कैसे लिखना है, ये फॉर्मेट आपके सामने है। अगर आपने फॉर्मेट लेना है तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक इलस्ट्रेटेड वे में, जैसे मैंने हाउस प्रॉपर्टी का किया था वैसे ही मैंने इसमें किया है, क्योंकि हाउ टू बी कंप्यूटेड का मतलब आपको बताना है, एग्जामिनर को पता करना होगा कि हाँ जी आपने कुछ किया है। तो इसलिए आपने इलस्ट्रेशन अपनी खुद बनाई, खुद ही सोल्यूशन ढूंढा और खुद ही आपने सही किया है। ये भी आपको मैटर करता है, ये नहीं कि अपनी ओर से गलत कर दिया तो कह दिया कि हाँ जी मैंने तो इलस्ट्रेशन की थी। गलत नहीं करनी, सही करनी है। और बेशक नहीं आती तो रहने देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा नंबर मिलने हैं। लग गई बात समझ। तो एक मेन पॉइंट साथ में दे दिया नीचे आपको कि हाँ जी ये देखिए कंक्लूडेड वे में मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जानता हूँ, यानी इंपॉर्टेंट वे एक और जानता हूँ, वो एक प्रेजेंटेड वे में आपको मैंने शो कर दिया कि हाँ जी ऐसे आता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। हो गई बात समझ आ गई। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आता है वो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। तो इनकम के बेस पे आपने क्या करना है, सेक्शंस को डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे मेरे नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा, वहाँ पे ही आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया था। अगर आपने इसकी अटेम्पटेशन देखनी है तो वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हो। ये अटेम्पटेशन के वे में आपको बता दिया गया कि कैसे आपने डिविडेंड हो गया, ये देखिए नोट, मैंने हर चीज़ के नोट को डिफाइन किया है, फ्लो चार्ट बनाया है। और साथ में सबसे बड़ी जरूरी चीज़ जो है वो रेट भी डिफाइन किए हैं और साथ में सेक्शंस भी डिफाइन किए हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप देख रहे होगे। अगर आपको थ्योरी आती है तो आपने किस तरीके से अच्छे नंबर लेने हैं थ्योरी करके भी, वो आपको अच्छे तरीके से बताया गया है आज इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने जस्ट दिखाया है कि हाउ टू बी प्रेजेंटेड, हाउ टू बी डू द आंसर्स, अटेम्प्ट द आंसर्स, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है तो कैसे आपने पेज भरने हैं, कैसे आपने हर सेक्शंस को लिखना है, कैसे आपने हर सेक्शन, देखिए गिफ्ट के बारे में आ गया, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसकी कंडीशन दे दी हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया गया कुछ डिडक्शंस को ये होती हैं वो आपको बता दिया गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म है। एक लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों जो मैंने बताया था सबसे पहले आपको, वो क्या है, आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है सेट ऑफ का। तो सेट ऑफ का भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता दिया गया कि सेट ऑफ आपने कैसे करना है। ये देखिए आपको दोनों मीनिंग डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे बताया गया कि सेट ऑफ में देखिए सेक्शंस मैंने मेंशन ज़रूर किए हैं, सेक्शंस को नहीं मैंने दूर जाने दिया। इंट्रा हेड और इंटर हेड हो गया, इसमें एग्जांपल्स दे दी कि इंट्रा हेड में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। एग्जांपल्स भी सही देनी है तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं, ये याद रखना है। फ्लो चार्ट के वे में मैंने बताया ज़रूर है, लेकिन पेज देखिए मैंने कोई गलत नहीं भरा है, मैंने अच्छे तरीके से वैलिड तरीके से भरा है और मटेरियल भी आपको दिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने एक्सेप्शंस दे दी, देखो पेज भी भरा है, हर चीज़ को मेंशन किया है, सेक्शंस मेंशन किए हैं, आपके सामने आपको क्लैरिटी से बताया गया है। आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, ये देखो आपके सामने आपके पूरे क्लैरिटी से आपको नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन। और इसके बाद अगर आपने देखना है कि कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, ये देख लो
कैरी फॉरवर्ड के तरीके मैंने स्टेप वाइज बता दिए कि एग्जामिनर को कोई मुश्किल ना आए। आप हमेशा चीज़ को क्या करते हो, पैराग्राफ में लिखते हो। ऐसे अगर आप स्टेप्स में लिख दोगे उसे भी ईजी, आपको भी ईजी, टाइम भी कम लगेगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है अपने नोट्स में, अपने जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जितने आप करते रहे हो रिवीजन, उसमें आपने प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको एग्जाम से मुश्किल ना आए। मेरी प्रैक्टिस के बेस पे ही मैंने आज ये अटेम्प्टेशन की है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के अंदर मैंने 6 और 7 पेजेस को फिल कर लिया है। आप भी कर सकते हो, ये देख सकते हो। जैसे मैंने हर चीज़ को सेट ऑफ के अंदर डिफाइन किया, आपको नोट्स पता है, आपको आपके पास है। समरी बुक मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है सबको। टेलीग्राम चैनल में लिंक आपको मिल जाएगा उस बुक का भी, और अगर टेलीग्राम चैनल में ही आपको मिल जाएगी वो वैसे बुक, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हो आप, साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है नोट। मैंने हर चीज़ को अच्छे से बताने की कोशिश की है, यानी एग्जामिनर को एक तरीके से अपनी ओर खींचा है कि ये भी चीज़ पढ़ो, ये भी चीज़ पढ़ो, और अगर वो इतनी चीज़ें देखेगा आपको ऑटोमेटिकली उसने नंबर दे देने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपके 8 के 8 क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन ये देख सकते हो आप। एक बार फिर से मैं पूरा एग्जाम पेपर आपको अच्छे तरीके से मेंशन कर देता हूँ। ये देख सकते हो आप, जैसे ये देखिए, ये मैंने एग्जाम पेपर लिखे हैं और आपको यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि कैसे आपने अटेम्प्टेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए इतना ही होया टॉपिक। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है कि कैसे आपने भी अटेम्प्टेशन करनी है, कैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कैसे लिखने हैं, तो आज की वीडियो के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल में। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।